करंट अफेयर्स मतलब एमजेटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 6 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 6 नवंबर 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भूल जाते हो। वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और चैनल पर अगर नए आए हुए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करो। डेली करंट अफेयर की ऑडियंस बिल्कुल फिक्स हो गई है और मतलब काफ़ी लिमिटेड हो गए, ये नए लोगों के पास नहीं पहुंच पा रही है, तो आप लोग की जिम्मेदारी है इसको नए लोगों तक पहुंचाइए। मैं रोज रोज इस चीज़ को कहता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग इस चीज़ की जिम्मेदारी को समझिए। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमें भी डेली करंट अफेयर बनाने में मोटिवेशन मिल सके। चलिए शुरुआत करेंगे वन लाइनर करंट अफेयर की। जैसे कि आप जानते हो, हर दिन पहले एक दिन पहले का करंट अफेयर पढ़ाया जाता है, वन लाइनर में रिवीजन, उसके बाद आज की करंट अफेयर डिटेल से पढ़ाई जाती है। कल हम लोगों ने बात किया था भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार अमेरिका में शुरू हुआ है और लाहौर शहर जो कि पाकिस्तान का है, यह दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बनकर के उभरा है। आईजीबीसी ने सर्टिफिकेट दिया है अभी हाल ही में दुर्गेश अरण्य प्राणी उद्यान को, जो कि बन गया है भारत का पहला ऐसा प्राणी उद्यान इस प्रकार का सर्टिफिकेशन पाने वाला। भारत ने इंग्लैंड से अपना 102 टन सोना वापस मंगाया हुआ है और फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किए गए श्री श्री रविशंकर जी। आईसीसी भ्रष्टाचार निरोधक इकाई का नया अध्यक्ष बनाया गया सुमति धर्मवर्धने को। और अभी कॉलिंस डिक्शनरी ने अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है ब्रैट शब्द को। भारत का नया रक्षा सचिव सर राजेश कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। इसरो ने लद्दाख के लेह से अपना पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन शुरू किया और पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देबराय जी का निधन हो गया। इसके अलावा मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया प्रवीणा राय को। और बाली पद्दामी उत्सव कर्नाटक में मनाया गया। और कल हम लोगों ने पढ़ा था कि देखो, कल हम लोगों ने ज्यादा क्वेश्चंस पढ़े थे क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर था, तो सबका रिवीजन करेंगे। अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 17 मेडल जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड थे आपके। और एशियाई एकता को सुदृढ़ करने के लिए पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया 5 और 6 को। डुमा बोको ये नए राष्ट्रपति बन गए हैं, कहाँ के? बोत्सवाना के, जो कि एक अफ्रीकी कंट्री है। ये टॉप 15 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे 4 और 5 नवंबर से, जिनका आपने एक ही दिन में कर लिया रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, लेकिन एक जरूरी इंफॉर्मेशन, अक्टूबर की मंथली करंट अफेयर की ई बुक आ गई है। जो लोग भी एग्जाम देने जा रहे हो, अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर तैयार करना है, एक झटके में, वन शॉट में आप तैयार कर सकते हो, चाहे हिंदी से चाहे इंग्लिश की ई बुक से। मात्र 20 रुपए में हर मंथ की ई बुक आती है, आप जैसा कि जानते हो। तो जिनको ई बुक पसंद है, ई बुक से पढ़ना पसंद है, वो ई बुक लेते हैं, वो ई बुक ले सकते हैं, आ गई है। जिनको वीडियो कोर्स से पढ़ना पसंद है, संकल्प बैच चल रहा है आपका, पूरा का पूरा 2024 का संकल्प बैच आप ले सकते हो। जिनको डेली करंट अफेयर या वीडियो मंथली वीडियो से देखना है पसंद है, वो मंथली के माध्यम से तैयार कर सकते हो। मैं अपने हिसाब से हर प्रकार के प्रोडक्ट आपको आपके सामने दे रहा हूं। आपको जो सुविधाजनक लगे, जिस प्रकार से पढ़ना अच्छा लगे, उस हिसाब से आप पढ़िए। कोई क्विज सॉल्व करके पढ़ता है, कोई पीडीएफ से पढ़ता है, कोई वीडियो के माध्यम से पढ़ता है, कोई ई बुक से पढ़ता है, कोई वीडियो कोर्स से पढ़ता है। सबके पढ़ने का तरीका, या कहें कि जिससे जो समझ में आता है, वो तरीका अलग अलग है। और मैं हर प्रकार के करंट अफेयर के प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। करंट अफेयर मतलब एमजेटी एजुकेशन। एमजेटी ऐप पर ये चीजें मिल जाएंगी। अगला, भारत को किस अवधि के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया? तो भारत को इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुना गया है वर्ष 2024 से 2026 तक के लिए। एक बार फिर से भारत बन गया है अध्यक्ष। भारत ही फाउंडिंग मेंबर भी है, भारत संस्थापक देश में है। भारत और फ्रांस ने मिलकर के ही इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना की हुई थी 2015 में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये COP21 में चर्चा में आया। COP21 जो है, ये ध्यान रखना, पेरिस में था COP21 आयोजन। अब तो COP29 पर हम लोग पहुंच चुके हैं। इस बार COP29 आयोजित होगा बाकू अजरबैजान में, याद रखना, पूछा जाएगा आपसे। तो COP21 जब हुआ था 2015 में ना, तो भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और उस टाइम पर फ्रांस के राष्ट्रपति रहे, दोनों के बीच में यहाँ पर मिलकर के एक इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर, क्योंकि ये भारत की अध्यक्षता में, भारत की पहल थी, तो भारत में ही रखा गया हेडक्वार्टर। इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, हरियाणा में गुरुग्राम में भारत इसका हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। तो फिलहाल भारत अध्यक्षता संभाल रहा था अभी, और भारत की अध्यक्षता फिर से बढ़ा दी गई है 2024 से 2026 तक के लिए। ये अभी इंडिया री इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट के लिए।
क्योंकि अभी 3 से 6 नवंबर के बीच में 7वीं आईएसए सभा हुई, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की सभा आयोजित की गई भारत मंडपम नई दिल्ली में। उसी में ये डिसीजन निकल करके आया कि भारत ही अब आगे भी 2-3 सालों के लिए रहने वाला है अध्यक्ष। आशीष खन्ना जो है ये 7वीं आईएसए असेंबली के तीसरे महानिदेशक नियुक्त किए गए। अजय माथुर जो कि आईएसए के अध्यक्ष हैं, ये इसके उत्तराधिकारी थे। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस को आपको ध्यान रखना है, लगातार इससे देश भी जुड़ते जा रहे हैं। अभी 100वां देश जुड़ा था पराग्वे, पराग्वे 100वां देश जुड़ा था। 2015 में स्थापना हुई थी, गुरुग्राम में हेडक्वार्टर है, अजय माथुर इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है जी, चलिए अगला। और उपाध्यक्ष फ्रांस है, अध्यक्ष भारत। अगला एआई तैयारी सूचकांक यानी एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसमें भारत किस स्थान पर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स जारी हुई है 2023 के लिए। इसमें भारत को रैंक मिली है 72वीं। भारत 72वें पायदान पर है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है इंडिया रैंक 72nd इन 2023 एआई रेडीनेस इंडेक्स। तो अब इसमें टॉप पर और कौन कौन से हैं? तो टॉप पर है सिंगापुर, डेनमार्क, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी टॉप 3 में है। नीदरलैंड, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड और जर्मनी, स्वीडन में गए। ये टॉप 10 की लिस्ट है। भारत 72वें स्थान पर है। ठीक है, एआई प्रिपेयर्डनेस या एआई अडॉप्टनेस, एआई को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कितनी तेजी से कौन सा देश अडॉप्ट करता जा रहा है, इसी को लेकर के यहाँ पर इंडेक्स जारी किया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें इंग्लिश में है सेम। अब पिछले दिनों में जो सूचकांक आए हैं उनका रिवीजन करेंगे हम लोग। रिवीजन वाला पेज जरूर देखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एआई प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में 72वें पर है। विश्व न्याय परियोजना के कानून शासन सूचकांक में 79वें पर है, 79th पर। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है, उसमें 176वें पर है। और विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स है, इसमें 84वें स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक ऑलरेडी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत 105वें पर है। ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में 29वें पर। वैश्विक नवाचार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये भी पूछा जाता है, 39वें पर है हम लोग। ठीक है, किस स्थान पर है? 39वें पर। एशिया पावर इंडेक्स में इस बार पहली बार तीसरे पर पहुंचे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वश्रेष्ठ देशों की रैंकिंग में 33वें पर। वैश्विक मादक पेय पदार्थ में 40 पर। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में 31वें पर है। ठीक है, पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना है। एआई प्रिपेयर्डनेस भी इंपॉर्टेंट है। अगला, भारत किस देश के राष्ट्रपति को अपने गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करेगा? जैसा कि आप जानते हो, हर साल भारत चीफ गेस्ट एक नॉमिनेट करता है, एक या एक से ज्यादा लोगों को कभी कभी बुला लेते हैं। तो इस बार जो अगला गणतंत्र दिवस समारोह आने वाला है 2025 में 26 जनवरी को, तो उसमें नए कौन होंगे भारत में चीफ गेस्ट? तो वो होंगे दोस्तों इंडोनेशिया के अभी नए नए नियुक्त हुए राष्ट्रपति। आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर नए राष्ट्रपति बने हुए हैं। कौन बने हैं? प्रबाबो सुबियांतो। तो वो नए राष्ट्रपति बने हैं जोको विडोडो की जगह पर। तो यहाँ पर इनविटेशन भी भेज दिया गया कि भाई आ जाओ, हमारे यहाँ भी घूम आओ। ठीक है ना, इंडोनेशिया से भी हम लोग रिलेशन और थोड़ा बेहतर कर लें। तो इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति अभी ये बने हैं, प्रबाबो सुबियांतो। इनको गणतंत्र दिवस समारोह के लिए इन्वाइट किया गया। अच्छा, 2025 के लिए इनको इनवाइट किया गया है। अब 2024 के लिए कौन आया था? 2024 के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन आए थे। ठीक है ना, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अब एक और बात, इंडोनेशिया की बात आई है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या होती है? वैसे तो जकार्ता है अभी के टाइम पर, जकार्ता है अभी के टाइम पर, लेकिन नुसंतारा नई राजधानी हो जाएगी क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। नुसंतारा नई राजधानी हो जाएगी, ये बनेगी न्यू, क्योंकि जकार्ता डूब रहा है। ठीक है ना, जलस्तर बढ़ता जा रहा है समुद्र का, और जकार्ता एक द्वीप एरिया है, तो ये थोड़ा सा डूब रहा है, इसलिए ये लोग अपना राजधानी ट्रांसफर कर रहे हैं। इंडोनेशिया अगर आप देखना चाहोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से अगर आप आओगे साउथ ईस्ट एशिया में, ये साउथ एशिया है और इसमें ईस्ट की तरफ बढ़ोगे तो ये कंट्रीज साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज कही जाती हैं। यहीं पर एक ग्रुप काम करता है, इस ग्रुप का नाम है आसियान। आसियान ऐसे लिखते हैं ना, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट एशियन नेशन है ये। ठीक है ना, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन के 10 देशों का ग्रुप यहाँ पर रहता है, इसमें ये सभी देश हैं। फिलहाल इंडोनेशिया की बात करें तो आपका इंडोनेशिया यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, ऊपर मलेशिया पड़ जाएगा। इंडोनेशिया यहाँ से बॉर्डर लेते हुए ये पूरा आते हुए ये आप ले लो, ये सभी जितने द्वीप हैं सब आते हैं इंडोनेशिया के तहत। ठीक है ना,
ये छोटे मोटे जितने द्वीप हैं सब इंडोनेशिया के तहत आते हैं। इधर पापुआ न्यू गिनी पड़ जाता है। ओके, तो ये इंडोनेशिया तक यहाँ एशिया में आ जाएगा, पापुआ न्यू गिनी आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में काउंट होगा। ओके, तो इंडोनेशिया की नुसंतारा मैंने आपको बताया, यहाँ की करेंसी होती है इंडोनेशियाई रुपया, और जोको विडोडो राष्ट्रपति थे लेकिन अब उनकी जगह पर आ गए प्रबावो सुबियांतो। यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा एक साथ एक दिन का चुनाव हुआ था, एक साथ सबसे ज्यादा लोग वोट किए थे। ये एक रिकॉर्ड बना और ये रिकॉर्ड अभी भी इंडोनेशिया के सामने दर्ज है। सबसे बड़ा लोकतंत्र तो हम लोग हैं, लेकिन एक साथ, क्योंकि हम लोग 7 चरणों में 7 दिन मिलकर के चुनाव किए पूरे देश में मिलकर के, लेकिन ये लोग एक ही दिन में सब एक साथ चुनाव किए, इसलिए एक साथ सबसे बड़ी वोटिंग इन्हीं के यहाँ हुई थी। भारत और किस देश के बीच 1 से 12 नवंबर 2024 के मध्य अभ्यास गरुड़ शक्ति हुआ? हम लोग अभ्यास गरुड़ शक्ति भी इन्हीं से करते हैं, इंडोनेशिया से ही, ठीक है ना। तो इंडोनेशिया से एक अभ्यास भी कर रहे हैं, 1 से 12 नवंबर तक ये चल रहा है। तो मतलब ऑलरेडी शुरू है, आज 6 नवंबर है तो 12 नवंबर तक अभी ये चलेगा। गरुड़ शक्ति, ध्यान रखना, अगर केवल गरुड़ पूछा जाए, वरुण पूछा जाए, तब वरुण, गरुड़, शक्ति ये सभी जो हैं फ्रांस से करते हैं हम लोग, लेकिन गरुड़ शक्ति एक साथ टर्म आ जाए तब इंडोनेशिया आप लगाना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जकार्ता में हो रहा है 1 से 12 नवंबर तक, 9वां इस बार का संस्करण है, और पैरासूट रेजिमेंट भारत की गई हुई है यहाँ पर हिस्सा लेने। नुसंतारा नई राजधानी, बाकी सब मैंने आपको बता दिया। ये देखो, राष्ट्रपति का नाम यहाँ पुराना ही पड़ा हुआ है, इसको चेंज कर लो, ये है प्रबाबो सुबियांतो, अब न्यू राष्ट्रपति बन गए हैं, ठीक है ना। कभी कभी कंटेंट वही पुराना वाला ले लिया जाता है जब पीपीटी बनाते हैं, तो ठीक है फिलहाल। तो ये एक्सरसाइजेस हैं, कल हम लोगों ने जब वज्र प्रहार की बात की थी भारत अमेरिका के बीच में, तब इसका हम लोगों ने रिवीजन किया था, तो आज मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, ठीक है। आज इसको आप जो नए हो वो स्क्रीनशॉट ले लो। अगला, किस राज्य सरकार ने वन्यजीव के हमले में करने वाले लोगों के लिए मुआवजे की राशि को 8 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दिया? मतलब वन्य जीवों के द्वारा अगर लोगों पर हमला कर दिया जाता है, तो अगर किसी की व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उनको 8 लाख का मुआवजा दिया जाता था, लेकिन अब इस मुआवजे को बढ़ाकर 25 लाख कर दिया गया है। ऐसा किया गया है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, क्योंकि अभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए जिसके बाद से वहां पर 2 व्यक्तियों की जान चली गई और फिर काफी लोग जो है वो प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे, तो इसको देखते हैं यहाँ कंपनसेशन बढ़ा दिया गया है, ठीक है ना। तो अब एनिमल अटैक्स को से मरने वालों के लिए उनको मुआवजे 25 लाख मिलेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने उमरिया जिले में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के एक हाथी के द्वारा 2 लोगों को कुचलकर मार दिया गया था, उसी के बाद ये कदम इन्होंने उठाया है। वैसे हाथी की बात आई है, हाथी जो है सबसे ज्यादा कर्नाटक में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं और इसीलिए इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं, ठीक है। और मध्य प्रदेश में ही तो चीते भी लाए गए हैं, चीता भी लाया गया है, तो चीता स्टेट भी आप कह सकते हो, क्योंकि एकमात्र कुनो नेशनल पार्क ही है मध्य प्रदेश का जहां पर भारत में चीते हैं। बांधवगढ़ सदाबहार साल वन और मिश्रित वन के लिए जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के बारे में जान लो, मध्य प्रदेश मध्य में है बिल्कुल, और भोपाल इसकी राजधानी है। ये अपना बॉर्डर लगाता है उत्तर प्रदेश से, इसके अलावा छत्तीसगढ़ से, छत्तीसगढ़ तो इसी से अलग हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, इसके अलावा महाराष्ट्र से, इसके अलावा गुजरात से, इसके अलावा राजस्थान से अपना बॉर्डर लगाता है। डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी पार्टी से सीएम है, गवर्नर यहाँ के मंगूभाई छगनभाई पटेल है। यहाँ पर भोजताल और साखी सागर झील है, दोनों ही झीलें इंपॉर्टेंट है, ये दोनों ही पूछा जाता है। माधवगढ़ नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, पेंच, कान्हा किसली, संजय, ठीक है, कुनो, ये सभी यहीं पर है। और कुनो नेशनल पार्क में ही तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर चीते लाए गए हैं, ध्यान रखना, चीते लाए गए हैं। और कहाँ कहाँ से लाए गए हैं, तो नमीबिया से चीते लाए गए हैं और साउथ अफ्रीका से लाए जा रहे हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका के लिए लॉन्ग टर्म का डील हुआ है और नमीबिया से सबसे पहली बार लाए गए थे। दर्रे की बात करें तो असीरगढ़ दर्रा यहाँ पर है, मटकी, कर्मा, तितली, ग्वालियर नृत्य महोत्सव, तानसेन महोत्सव, ये सभी यहाँ पर होते हैं। 55 जिले हैं, विधानसभा में 230 सीटें, 29 लोकसभा में और 11 राज्यसभा में यहाँ से सीट जाती है। अगला, किस देश ने हाल ही में भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान किया? इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री, लगातार आप देख रहे हो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री करते जा रहे हैं। क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि टूरिज्म एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का सोर्स होता है, बहुत ही अच्छा सोर्स होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम एंजॉयमेंट। तो इसी इकोनॉमी पर
आसपास के अपने जो देश हैं वो टिकी हुई है, क्योंकि उनके पास देखो कुछ ऐसा बहुत बड़ा प्रोडक्शन होता नहीं है, ना ही कुछ बढ़िया खेती वगैरह होती है। चाहे वो श्रीलंका हो, मालदीव हो, चाहे आपका ये बगल में बांग्लादेश भी ऐसे ही कुछ है। हालांकि बांग्लादेश में खेती वगैरह होती है, लेकिन भारत पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। जैसे थाईलैंड हुआ, इंडोनेशिया भी ठीक ठाक ही है, बड़ी कंट्री है, बहुत सारे उत्पादन होते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे देश हैं, वियतनाम वगैरह, जिनकी क्षेत्रफल कम होता है। जब क्षेत्रफल कम होता है ना, तो आप बहुत बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन नहीं कर पाते हो, उतना ही उत्पादन कर लो जितना अपने भर का हो जाए, वही बहुत है ना। तो हालांकि कुछ ऐसे देश हैं जो कुछ यूनिक चीजें के लिए प्रोडक्शन के लिए जाने जाते हैं, जैसे ताइवान हो गया, सेमीकंडक्टर के लिए प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। जापान हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो, कार हो, मतलब कि वो तो विकसित ही देश है पूरा पूरा। तो ऐसे कुछ देश हैं, सिंगापुर ले लो, ये भी छोटा है लेकिन बहुत विकसित हो गया है। तो कुछ ऐसे देश हैं जो अपने आप को बहुत तेजी से बूस्ट कर ले गए हैं, कुछ ऐसे हैं जो पर्यटन पर ही निर्भर हैं। जो पर्यटन पर निर्भर है उनको चाहिए आदमी, आदमी पर्यटक के रूप में, जो ज्यादा से ज्यादा लोग उनके यहाँ आए। ज्यादा से ज्यादा लोग कहाँ से आएंगे? जिसके पास ज्यादा पॉपुलेशन होगी। ज्यादा पॉपुलेशन किसके पास है? भारतीयों के पास है। तो इसीलिए भारतीयों के लिए वीजा फ्री एक्सेस किया जाता है। अभी हाल ही में किसने किया? थाईलैंड ने किया है, ठीक है ना। थाईलैंड ने कहा है कि भाई इंडियंस आओ, इंडियंस ट्रेवलर वहां पर आओ, जिससे उनकी इकोनॉमी बढ़े और हेल्दी रहे। तो 11 नवंबर 2024 को ये पॉलिसी खत्म होने जा रही थी, लेकिन इससे पहले इन्होंने अनिश्चित काल तक वीजा फ्री एक्सेस कर दिया। जब तक संबंध बने रहेंगे तब तक भैया आओ, वीजा फ्री एक्सेस है, ठीक है। तो बगैर वीजा के थाईलैंड में रह सकेंगे। 10 नवंबर 2023 में भारत के लिए वीजा फ्री एंट्री का ऐलान इन्होंने किया था। थाईलैंड कहाँ पर है? तो थाईलैंड अगर आप मैप में देखोगे तो अभी ये डाटा पर हम लोग आएंगे दोबारा से, थाईलैंड देख लेते हैं। जैसे ये भारत है, अपना प्यारा भारत है, यहाँ से 2 देश छोड़ करके, एक ही देश छोड़ो, म्यांमार को छोड़ोगे तो तुरंत थाईलैंड आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए थाईलैंड काफी नजदीक पड़ता है और एक सस्ता विदेश ये भी गिना जाता है। वैसे सस्ता विदेश लोग नेपाल भी जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं भारतीय 10 ऐसे देश कौन से हैं जहां पर सबसे ज्यादा जाते हैं। तो यूएई सबसे ज्यादा जाते हैं, आईफोन खरीदने वाले भी जाते हैं यहाँ पर, यूएई सस्ता पड़ता है। इसके अलावा सऊदी अरब जाते हैं, फिर उसके बाद यूएसए जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सिंगापुर, थाईलैंड, यूके। देखो थाईलैंड भी यहाँ पर टॉप 5 में आ जाता है। यूके, कतर, कुवैत, कनाडा, ओमान, ये सब जाते हैं भारतीय। अगला, नेपाल का तो काउंट ही नहीं होता, नेपाल के लिए तो बॉर्डर फ्री एक्सेस है, आते जाते रहते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली का नया स्पीकर किसे चुना गया? जम्मू कश्मीर में आप जानते हो विधानसभा चुनाव हो गया सक्सेसफुली, नया सीएम भी मिल गया उनको, और अब नया सीएम मिलने के बाद वहां पर पहली विधानसभा की बैठक थी। तो पहली विधानसभा की बैठक में ही स्पीकर चुना जाता है। तो स्पीकर चुना गया है, किसे चुना गया है? अब्दुल रहीम राठौर को। अब्दुल रहीम राठौर जो हैं ये 7 बार के विधायक रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के नए स्पीकर ये अब होंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हुई यहाँ पर कि पहले ही दिन अनुच्छेद 370 को दोबारा से लाने के लिए इन्होंने प्रस्ताव पेश कर दिया। वहां पर इसकी मांग उठी कि फिर से आर्टिकल 370 वहां पर लाया जाए, लेकिन अब देखना होगा, ये इतना आसान है नहीं, केंद्र ने भी स्पष्ट कर दिया है। फिलहाल 10 साल बाद यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, तो लेकिन सरकार जो है वो 6 साल वहां पर बाद बनी है, क्योंकि 2014 में लास्ट वाला चुनाव हुआ था, 2018 तक चला था, फिर 2018 में सरकार गिर गई थी, उसके बाद वो लग गया था 356 लग गया था राज्यपाल शासन, और उसके बाद से 2019 में तो यूनियन टेरिटरी ही बना दिया गया, आर्टिकल 370 रिमूव कर दिया गया। तो अब 2018 से 2024 में जाकर के 6 साल के बाद वहां पर दोबारा से चुनाव हुए, मतलब दोबारा से मुख्यमंत्री वहां पर कोई बना। तो मुख्यमंत्री के रूप में कौन आए? उमर अब्दुल्ला आए। उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बने। वैसे तो ये दूसरी बार बने हैं टोटल, लेकिन यूनियन टेरिटरी के रूप में पहले यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं। क्लियर है ना? चलिए अगला, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को लेकर के, और जब ये मुख्यमंत्री बने थे तब, दोनों पर मैंने वीडियो दी हुई है डिटेल से, आप उसको जरूर देखिएगा बेहतर समझ के लिए। विश्व कृषि मंच यानी कि वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम, इसका महासचिव किसे नियुक्त किया गया? तो वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की नई महानिदेशक बनाई गई हैं डॉक्टर जैकलीन डी ओरस ह्यूजेस। डॉक्टर जैकलीन, देखिए ये नियुक्त की गई हैं सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। ये जैकलीन डी ओरस ह्यूजोस, ये इनका पूरा नाम है, तस्वीर के आप देख रहे हैं। तो ये विश्व कृषि मंच यानी वर्ल्ड एग्रीकल्चर फोरम की नई महासचिव होंगी। ये अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान की अभी भी ये महानिदेशक हैं, जिसे हम लोग इक्रिसेट कहते हैं। तो इक्रिसेट की महानिदेशक है, और अब ये WF की भी महासचिव होंगी। ओके,
अगला, हाल ही में आईएलओ की 352वीं शासी निकाय बैठक का आयोजन कहां किया गया? आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन, इसके 352वीं शासी निकाय की अभी बैठक हुई और ये बैठक कहां पर हुई? जिनेवा में हुई, स्विट्जरलैंड में। आईएलओ बहुत पुरानी संस्था है, 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, बहुत पुरानी संस्था है और इसका हेडक्वार्टर भी जिनेवा में ही है। तो जिनेवा में ही अभी इसका 352वां शासी निकाय का बैठक आयोजित किया गया 28 अक्टूबर से 7 नवंबर तक। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करें, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में, 187 सदस्य देश और सबसे इंपॉर्टेंट अध्यक्ष हैं गिलबर्टो हैंगबो। ये इसका लोगो है, ठीक है ना। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात, 1 मई याद रखना, 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, इसी संस्था के द्वारा मनाते हैं अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस या मे डे भी कहते हैं इसे मे डे भी कहते हैं, ठीक है ना। 1 मई को मे डे भी कहते हैं। क्लियर। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों, रिद्धिमान साहा भारत के ये विकेट कीपर बल्लेबाज हैं और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से। अभी ये रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं और इसी रणजी ट्रॉफी में इन्होंने घोषणा की है कि अब ये हमारा लास्ट मैच होने वाला है, इसके बाद हम क्रिकेट से पूरा तरीके से संन्यास लेंगे। तो विकेट कीपर बल्लेबाज रहे, रणजी ट्रॉफी इनका आखिरी टूर्नामेंट होगा। 40 टेस्ट इन्होंने भारत के लिए खेले हैं, 3 शतक की मदद से इन्होंने टोटल 1353 रन बनाए हैं भारत के लिए। तो ये अब संन्यास लेंगे। पिछले दिनों में बहुत सारे खिलाड़ी संन्यास लिए थे, बहुत सारे लोग इस्तीफा दिए थे, उनका रिवीजन करते हैं एक बार। रानी रामपाल जो है हॉकी की लीजेंड प्लेयर थी, भारतीय महिला हॉकी की, इन्होंने संन्यास की घोषणा की है, खेल रत्न भी पा चुकी हैं। दीपा कर्माकर जो कि फेमस जिम्नास्टिक की प्लेयर थी, इन्होंने इस्तीफा दिया, संन्यास लिया। राफेल नडाल जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं स्पेन के, इन्होंने संन्यास लिया। विनेश फोगाट पहलवानी से संन्यास ली, राजनीति में आ गई। रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर ट्रेंट बोल्ट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट संन्यास लिए। सुनील छेत्री अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिए और साई प्रणीत बैडमिंटन से संन्यास लिए। ये सभी खिलाड़ी थे जिन्होंने संन्यास लिए। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक वीडियो अगर देखते हुए आए हो तो वीडियो पसंद आई ही होगी, तभी रुके हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दीजिए। चैनल पर अगर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिल्कुल फ्री में। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। कल मैंने आपसे पूछा था कोपा ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो कोपा ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। और कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की स्थापना कब हुई थी, तो 1975 में हुई थी। और आज आपको क्या बताना है, आज बताना है हाथियों की सबसे अधिक आबादी किस देश में है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, आप बताइए कमेंट करके सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं। डॉक्टर विवेक देबराय को पद्मश्री कब मिला था, कल की वीडियो देखे होगे तो इसका आंसर जरूर कर ले जाओगे। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो डिटेल से जरूर आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। साथियों, बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की करंट अफेयर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।